Good morning everyone, and today we are going to discuss the examples of exercise 5.4. It's our last exercise in the series of matrices. तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। इससे पहले हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं और एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनका विजिट ज़रूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, use matrix method to show that the following system of equation is inconsistent। यहाँ पे है inconsistent। inconsistent कब होता है? सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि वहाँ पे डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर वो पहली बारी में ही नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कंसिस्टेंट। क्या बन जाता है? कंसिस्टेंट। अगर वो 0 नहीं आता, केस नंबर 2 क्या कहता है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? उसके बाद उसमें 2 चीज़ चेक करते हैं, क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट किस में आएगा? अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो बनेगा इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि हमें इस स्टेज को क्रॉस करना है, साथ में इस वाली को भी क्रॉस करना है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बिना किसी देरी के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सॉल्यूशन? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम नाम दे देते हैं हमेशा की तरह, 3x + 11y = 7, 6x + 22y = 5। तो 3, 11, 6 और 22 ये हमारी बन गई ए इक्वेशन। x और y ये हमारी बन गई x इक्वेशन, मतलब मैट्रिक्स। और b 7 और 5 ये हमारी बन गई बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज हो चुकी है क्रॉस, क्योंकि देखो अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू आता तो वो बनता कंसिस्टेंट। डायरेक्ट लिख सकते थे हम उसको कि वो है कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो हम यहाँ पे केस करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। तो यहाँ से मतलब उसने अपनी फर्स्ट चीज क्रॉस कर ली है। हमारा क्या आ गया? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डजंट हैज़ नो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हम जब फिगर बनाई थी तब हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 जाता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन देता है। उसके बाद जब हम चेक करते हैं एडजॉइंट ए तो वो मैनी सॉल्यूशन, और किसके लिए चेक करते हैं? नो सॉल्यूशन के लिए, राइट। यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे मैनी और यहाँ पे नो। अब क्या करेंगे? वही 2 कंडीशंस यहाँ पे पहुँच गए ना हम। इसके बाद 2 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। वो क्या होती हैं? आइदर द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, उसके लिए क्या होना चाहिए अगर वो इनकंसिस्टेंट होगी? कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल होना चाहिए ओके। और दूसरी कंडीशन क्या? अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ओ आ जाता है तो मेरी वो क्या बन जाएगी? कंसिस्टेंट। मतलब मेरे को इसको भी क्रॉस करना है। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। निकाल लो एडजॉइंट ऑफ ए। a11 की वैल्यू 22, a12 की 6 -6, a21 की -11 एंड a22 की हमारे पास वैल्यू आ गई 3। एडजॉइंट ए क्या होता है? aij का ट्रांसपोज। aij का ट्रांसपोज लिया तो क्या आया? 22 -11 -6 और 3। मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या आया? 22 इंटू 7 154, -11 इंटू 5 -55, -6 इंटू 7 42, 3 इंटू 5 115, सॉरी। तो 154 -55 क्या आ गया? 99, और -42 + 15 इज इक्वल टू -27। क्या इस 0 के इक्वल है? नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन आ गई? फर्स्ट वाली, जिसमें अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। यानी कि ये क्या आ गई? इनकंसिस्टेंट, राइट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट आ गई तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं, नो सॉल्यूशन, राइट।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 21। तो हमें क्या करना है, इसको जर्नल सॉल्व करना है। इसने कुछ नहीं बताया कि क्या आना चाहिए, इनकन्सिस्टेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी। ए एक्स का मतलब क्या, ये समझ रहे हो ना, 1, 5, 3, 15 को अगर मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म्स आएंगी, देखो करके 1x प्लस 5y यही है, और साथ में 3x प्लस 15y, और b इक्वल टू बी का मतलब क्या है, 7 और 21, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ax इज इक्वल टू बी। चलें देखिए अब ये क्या कहता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो आ गया 0, यानी कि इसने अपना फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया है, ये आ गया है 0, और यानी कि यहाँ से इसकी दो कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं, कंसिस्टेंस वाली भी और इनकंसिस्टेंट वाली भी, राइट। आप इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अगर वो इनकंसिस्टेंट हुआ तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा मेरा, चेक करो यहाँ से, फर्स्ट एज इट इज़ a11 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ 15, a12 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट ये वाला क्या है ये, और ये 3 विद माइनस के साइन, a21 की वैल्यू क्या आएगी, -5, एंड a22 की वैल्यू क्या आएगी, 1, राइट। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, 15 -3 -5 और 1 का ले लो ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा, 15 -5 -3 और 1, यही है मेरे पास 15 -5 -3 और 1, और b की वैल्यू क्या आई, 7 और 21, मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 7। देखो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट किया हुआ है, मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ एक बार। 15 इंटू 7 -5 इंटू 21, करो मल्टीप्लाई, 105 -105, ये आ गई 0, और 3 7 जा 3 इंटू 7, ये मैंने सिर्फ पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 इंटू 7 -1 इंटू 21, ये आ गई 21 -21 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स दे रही है। तो सेकंड कंडीशन फॉलो करता है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ। तो यानी कि ये क्या देगा, मैनी सॉल्यूशन। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये कितने सॉल्यूशन देगा, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन किस केस में देता है, जब एक को वैल्यू के पुट कर लो और दूसरे की उसके बेस पे वैल्यू रख देते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में या तो यहाँ पे के पुट कर लो किसी को भी, या यहाँ पे के पुट कर लो किसी को भी, सो दैट हम अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सके। तो मैंने क्या किया, एक्स को पुट कर लिया के, आई होप ये आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। तो मैंने एक्स को पुट कर लिया के, मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, के प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और y की फॉर्म में सारी इक्वेशन निकाल ली, तो क्या बन गई 7 माइनस के अपॉन 5, यानी कि x की वैल्यू के रखने पे y की वैल्यू ये मिलती है। और यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रखो k की वैल्यू, इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के हम पहले कर लिए थे, तो इसकी टेंशन मत लेना कि आप एग्जाम्पल बाद में करा रहे हो, वीडियोज़ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन है जस्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी यहाँ पे डिफाइन है कि हमें कंसिस्टेंट फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट में देख लेते हैं, इसको इक्वेशन लिखा होगा, सॉल्यूशन लिखा होगा यहाँ पे, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे दी, इसको बांटो, ए की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली। तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलते हैं, 2 एज इट इज़, ये क्रॉस 2 1 5 -5 को सॉल्व करके ये आया। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट ये गई
1 -1 0 और -5 आया। सिमिलरली थर्ड को लिया, ये गई 1 2 0 और 5 आया, तो ये आया 1 × 5 एंड 0 × 2, राइट। तो सॉल्व करके आके मेरे पास इक्वल टू क्या आ गया 0। और अगर मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुका है। अब मेरे पास क्या वो इनकंसिस्टेंट भी आ सकता है और कंसिस्टेंट भी आ सकता है, राइट। अब तो चलिए करते हैं इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज। आइदर द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो वो क्या देगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ, राइट। तो A11 की वैल्यू निकाली, A12 की, A13 की ये हमने निकालनी सीख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आधी बता ही देती हूँ हमेशा की तरह। देखो क्या आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दो, रो भी कैंसिल, कॉलम भी 2 1 5 5 2 1 5 5। अब ये वाली वैल्यू देखते हैं 2 2 की, हमने उठाई 2 2 की वैल्यू। 2 2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, तो क्या आएगा 2 3 0 5 -5 2 3 0 -5। समझ आया अब कैसे किया है। तो सबकी वैल्यूज और विद माइनस या प्लस के साइन, कैसे, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, ये बेस वाला, -1 की पावर 1 + 3। ये तो आपको उंगलियों पर रट चुका होगा क्योंकि अब हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इस टाइप के मैट्रिसेस की। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो A33 तक हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। देखो अगर आप इस वीडियोस को 1 साल बाद भी देख रहे हो ना, तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसका वो मत करना कि ये हम अब पूछेंगे तो क्या पता जवाब आए ना आए। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, आपको आंसर मिलेगा उसका, राइट। नहीं तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टा ID भी लर्न विद दिव्यानी के नाम से है, राइट, लर्न विद दिव्यानी। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे चेक कर सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसका ले लिया ट्रांसपोज, और मेरे पास क्या आ गया -5 5 और 5 10 -10 -10 -5 5 और 5, ठीक है। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, करो मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्या आया -5 + 20 -15 0। ये भी इसकी मल्टीप्लाई करो, ये भी 0 देगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 देगा, और ये ऑल क्या देता है 0 दे देता है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरे पास क्या आ गया, ओ आ गया। तो यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गया। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो किसी भी एक में वैल्यू को पुट करो, आपकी या तो आप x को के पुट कर सकते हो, या y को के पुट कर सकते हो, या z को के पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप इनमें से किसी एक को ही पुट कर सकते हो, उसके बेस पे आप बाकी दो की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने पुट कर लिया इसमें z को। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, z की वैल्यू 3z थी, यहाँ -z और यहाँ 5z। क्या आई, यहाँ से 3k बन गई, और ये प्लस, और ये यहाँ से सीधा वैल्यूज़ निकल गई मेरी किसकी, y की। देखो 5y - 5k इज इक्वल टू 3। तो क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 3 + 5k एंड y इज इक्वल टू 3 + 5 ऑफ k। y की वैल्यू निकल गई अपॉन 5। y की वैल्यू के बेसिस पे मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कैसे, 2x - y की वैल्यू क्या थी, 3 + 5k अपॉन 5 एंड z की वैल्यू क्या थी, 3 ऑफ k इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह आप तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब देखो हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था cy + इज इक्वल टू d में, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने सारी वैल्यूज़ को मान लिया है। तो हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू बची है, सिर्फ ये जो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों ही क्यों उठाई, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ इनमें ही वेरिएबल वैसे बचे हैं जो दो को कंटेन कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे को एक वेरिएबल मान के चलो, और इनको x और y की तरह ही ट्रीट करो। जैसे हमने 2 × 2 के क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, सेम वैसे ही इनको सॉल्व किया है। जैसे 2x - y इज इक्वल टू 1 - 3k और x + 2y इज इक्वल टू 2 + k। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गए, क्वेश्चंस एज इट इज़ रिप्रेजेंट हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाम अलग दिया सी, नाम क्या दे दिया सी, क्योंकि ए और बी हम यूज़ कर चुके हैं, ए बी एक्स हम इन्हें यूज़ कर लिया। अब यूज़ करेंगे सी डी और वाई। आप कुछ भी नाम यूज़ कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सी का नाम दिया 2 - y
और 1 और 2, 2 माइनस 1, 1 और 2, डी का वैल्यू ये है कांस्टेंट है पूरा, और y की वैल्यू x और y। c निकाला डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, y आए यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू c इनवर्स ऑफ d, क्योंकि हम पहले सॉल्व करते थे x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, इस तरह सॉल्व करते थे, बस नाम ही तो चेंज हुए हैं। तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ c निकाला, उसका इनवर्स निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की भी। देखो 5k + 3/5, और जो मैंने निकाली थी उसकी वैल्यूज दिखाती हूँ आपको। ये रहा 5k + 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि आप ऐसे निकालो चाहे आप निकालो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस।